हम इस में अपने देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को देख रहे हैं और कुछ ऐसी घटनाओं को भी देख रहे हैं जिसके ऊपर विपक्ष का किस प्रकार से रवैया है, हमें यह जरूर कुछ सोचने पर मजबूर करता है। साथियों, हमारे बीच में आज तौहीन सिन्हा जी हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय मीडिया सेल से हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये एक विख्यात लेखक भी हैं। इस विषय के ऊपर ये आपके समक्ष कुछ बातें रखेंगे। साथ में ही है एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो हमारे वरिष्ठ हमारे स्पोक्स पर्सन हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सिन्हा जी से कि वो अपनी बात करें। नमस्ते मित्रों, आज 3 बजे जो है कुछ और में आप व्यस्त होने वाले हैं, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसी और विषय पर है। और ये विषय जो है वो इलेक्शन से परे है, राजनीति से परे है, क्योंकि पिछले 8-9 दिनों में जिस प्रकार से पहले हमने एक हृदय विदारक रेप देखा कलकत्ता में, जहां की एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक युवा डॉक्टर का रेप होता है, लेकिन जितना जघन्य वो अपराध था उससे कहीं अधिक जघन्य था जिस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी ने बजाय इसके कि वो विक्टिम के साथ खड़ी हो, उस राजनीतिक पार्टी ने यह निश्चय किया कि वो बलात्कारियों के साथ खड़ी होगी और बलात्कारियों का और क्रिमिनल्स का संरक्षण चल रहा था। ये भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह का जो कहते हैं नग्न एक तरह से दृश्य देखा हमने, कि जब एक महिला चीफ मिनिस्टर ने पूरी तरह से एविडेंस के डिस्ट्रक्शन में, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में उनका हाथ था। ये क्यों आज इस कड़ी में जो है, चूंकि ये विषय मैं आपको इसके डिटेल्स कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन ये विषय जो है इतना गंभीर है। आज पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि ये दूसरी बार, आज से 2.5 हफ्ते पहले, 2.5-3 हफ्ते पहले इसी प्रकार का एक हादसा जो हुआ अयोध्या में हुआ था, जहां एक मोईद खान ने एक 12 साल के बच्चे को निरंतर 2 महीने तक वो रेप करता रहा। मोईद खान जो है समाजवादी पार्टी का लोकल यूनिट का प्रेसिडेंट था, और जिस बेशर्मी के साथ अखिलेश यादव उसके पक्ष में खड़े हुए, और अब जिस प्रकार से ममता बनर्जी जो है वो रेपिस्ट के पक्ष में खड़ी हो रही है, मेरे ख्याल से ये इस प्रकार की विकृत मानसिकता हमारे देश में राजनीति में इससे पहले नहीं देखी गई है। मैं संक्षेप में आपको जो है ये प्रकरण बताऊं। आज से लगभग 8-9 दिन पहले पहली बार इस घटना के बारे में हमें जानकारी मिली। चूंकि मैं विक्टिम का नाम नहीं लेना चाहता, विक्टिम को अभया कहा जा रहा है, और ये कांड इतना ही घिनौना है जितना निर्भया कांड था। 31 साल की एक महिला को आरजे कर मेडिकल कॉलेज, जो कि कलकत्ता के बिल्कुल मध्य में है, वहां पर मध्य रात्रि उसके साथ बलात्कार होता है। उसके बाद उसको मारा जाता है, और उसके बाद उसके घर वालों को फोन आता है कि उसने सुसाइड की है। सबसे पहला सवाल यहां उत्पन्न होता है कि सुसाइड क्यों कहा गया, क्योंकि जो व्यक्ति वहां का डीन है संजय रॉय, जो अब जिसका तबादला हुआ है, जिसको भेजा अगले उसको ट्रांसफर किया गया है, संजय रॉय इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में माहिर रहा है। जहां की ये मेरे ख्याल से चौथी ऐसी इंस्टेंस है पिछले 15 सालों में, और लंबे समय से वो डीन रहे हैं, जहां की स्टूडेंट का सुसाइड, स्टूडेंट की मृत्यु को सुसाइड की संज्ञा दी गई, लेकिन वो मृत्यु जो है हमेशा शक के दायरे में रही, हमेशा रहस्य में रही। तो पहला सवाल कि संजय रॉय ने इस मर्डर को सुसाइड क्यों बताया, और पहले एक दिन यही नैरेटिव चला उनके पेरेंट्स को, और जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जिस प्रकार से जो विक्टिम है उनकी पड़ोसी बयां कर रही है, जो दृश्य, वो मैं आपको बहुत से लोग जो देखे रहे हैं वो कांप उठ रहे हैं, तो वो उसमें मैं जाना नहीं चाहता इस वक्त। दूसरा सवाल, जो दरिंदगी विक्टिम पर की गई, उसी के चश्मे को तोड़कर उसी की आंखों में घुसाया गया। लगभग 150 ग्राम एक
फ्लूइड वहां पर प्राप्त हुई, जो जिसने ऑटोप्सी की वो पूरे दावे के साथ कह रहा है कि ये क्राइम एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना लगभग नामुमकिन है। कम से कम इसमें 2 और संभवतः 3 व्यक्ति शामिल है। लेकिन अगले 5-6 दिनों तक कलकत्ता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय एक संजय रॉय को विक्टिम एकमात्र कल्प्रिट बताकर, एकमात्र मुजरिम बताकर पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक तरह से उस पर लिपापोती करने का काम किया। अच्छा, ये संजय रॉय कौन है? संजय रॉय वो व्यक्ति है जो पुलिस का एक टी शर्ट पहन के घूमता था, कोलकाता पुलिस की एक टी शर्ट पहन के घूमता था और यह इंप्रेशन देता था कि वो कोलकाता पुलिस में ही काम करता है, उन्हीं का एक खबरी है या उन्हीं का एक एम्प्लॉय है। तो आप ये सोचिए, एक तरफ संदीप घोष जो कि एक ऐसा डीन है जिस पर कि अब बहुत सारे लोग आकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसे लेकर पास कराता था, अन्यथा बच्चों को फेल कराता था। इस पर बायो वेस्ट जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे सिरिंजेस हैं, उसकी तस्करी का आरोप लग रहा है और यह आरोप भी उसी अस्पताल के पहले के एम्प्लॉयज लगा रहे हैं। टीएमसी के ही एक राज्यसभा सदस्य और टीएमसी के ही प्रवक्ता, जिनको आज प्रवक्ता के पद से हटाया गया है, शांतनु सेन, स्वयं इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि इस अस्पताल में निरंतर गड़बड़ियां चल रही थी। इसमें उनका एक निजी कारण भी है कि उनकी बेटी जो है इसी कॉलेज में पढ़ती है और कोई भी पिता निश्चित रूप से जब ऐसे हादसे होता देखेगा तो वो उसका दिल पसीज जाएगा, वो घबराएगा। ममता बनर्जी जो है उनमें कोई इमोशन नहीं है तो स्वाभाविक है कि उनको इन बातों की चिंता नहीं होती है। लेकिन शांतनु सेन खुद कल से बयान दे रहे हैं कि जितनी अनियमितताएं और जितनी गड़बड़ियां इस कॉलेज में चल रही थी, सरकार को इस पर, बंगाल की सरकार को इस पर पहले एक्शन लेना था। अच्छा, संदीप घोष जो कि डीन थे, उनको 4 घंटे के लिए हटाया जाता है। जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, जब ये सवाल के घेरे में आए तो 4 घंटे के लिए उनको हटाया जाता है। लेकिन 4 घंटे के बाद उन्हीं को कोलकाता के अंदर ही एक प्राइम लोकेशन में दूसरे कॉलेज में डीन बनाया जाता है। तो सवाल यहां पर 3-4 बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कि गृह मंत्री भी है बंगाल की, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी है, किस प्रकार की लेगेसी छोड़ना चाह रही है। एक तरफ जो है संजय रॉय जैसे लोग पुलिस की वेश में 12-1 बजे रात को जो है वो किसी भी कॉलेज में एंटर कर सकते हैं, किसी भी महिला का रेप कर सकते हैं। दूसरी ओर संदीप घोष जैसे डीन जो कि गोरख धंधा, अपनी निगरानी में गोरख धंधा को अंजाम देते, तरह तरह के गोरख धंधों को अंजाम देते हैं अपनी ही कॉलेज में। तो मेरे ख्याल से ये इतना खुला केस है ममता बनर्जी के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कि अगर होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर होने के साथ साथ अगर ये सब कलकत्ता के बिल्कुल मध्य में उनकी आंखों के सामने हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को जिम्मेदारी लेकर त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि वो एक इनकम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर है। साहब, जिस तरह से मॉक अटैक होता है हॉस्पिटल्स के प्रेमिसेस में जहां पर डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आज अभी 1 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन आया है, आपको उसकी जानकारी होगी। अब सभी हॉस्पिटल्स के लिए और मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये अनिवार्य हो गया है कि 6 घंटे के अंदर यदि आपके प्रेमाइसेस में कोई भी अपराध हुआ है, अगर 6 घंटे के अंदर आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो उस हॉस्पिटल की जवाबदारी और उस डीन की जवाबदारी होगी और वो संभवतः जो है को अक्यूज माना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट। मैं 5 मिनट और लूंगा, अपनी बात समाप्त कर दूं। देखिए, यहां 2-3 चीजें मैं जोड़ना चाहता हूं। ममता बनर्जी, एक समय आया, सोमवार की बात है, मंगलवार को कोर्ट का जजमेंट आया था, कैलकाटा हाई कोर्ट का, जिसमें कि सीबीआई को ये केस दिया गया। उससे पहले जब सीबीआई की मांग हो रही थी तो ममता बनर्जी एक तरह से गुहार लगा रही थी, भीख मांग रही थी कि 18 तारीख तक मैं सीबीआई को नहीं देना चाहती हूं केस, 18 के बाद आप दे दीजिए। इसके पीछे मंशा क्या थी? जो मंशा थी वो इतनी शर्मनाक तौर पर 14 और 15 अगस्त के मध्य, जब हम इंडिपेंडेंस डे का आगमन हो रहा था देश में, आपने देखा कि लगभग 100
गुंडे जो हैं उस अस्पताल में भेजे गए जिन्होंने डॉक्टरों पर हमला किया, नर्सेस पर हमला किया और हर प्रयास किया कि जितने सबूत हो सके वो मिटाए जा सके। तो क्या एक मुख्यमंत्री ऐसे डिटेल्स जानती है उस अपराध के बारे में जो अब तक आपको और मुझे नहीं पता है? क्योंकि यही प्रकरण हमने शेख शाहजहां के केस में 5 महीने पहले देखा था, किस प्रकार से वो गुहार लगाती रही कि आप 10 दिन के लिए सीबीआई मत लाइए, उसके बाद मैं सीबीआई को दे दूंगा, और 2 महीने तक ये लोग जो है शेख शाहजहां को छुपा कर रखे। सेना साहब, मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने कहा है 10-15 में मणिपुर में भी सीधा देखिए आप इसको घुमाया गया उनके साथ, अगर आप उसके बाद वहां की सरकार जहाँ वहां के मुख्यमंत्री ने कोई इस्तीफा नहीं किया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? यहाँ कलकत्ता में कोई एथनिक वायलेंस हो रहा है या यहाँ सीधा जो है एक चीफ मिनिस्टर अपनी देख रेख में नहीं, मणिपुर देखिए, अगर आपको सवाल सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को घुमाया गया, मैं आप क्या, बिल्कुल जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। एक एथनिक वायलेंस की वहां हिस्ट्री रही है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि 2017 मई से लेकर 2023 की मई तक मणिपुर का जो 6 वर्ष का काल था, ये दोबारा जब एथनिक वायलेंस शुरू हुई उससे पहले का जो 6 साल का काल था वो सबसे शांतिपूर्वक, सबसे प्रगतिशील काल था। देखिए मणिपुर के विषय में 1 घंटे में आपको बता सकता हूं, लेकिन यह विषय चूंकि इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक चीफ मिनिस्टर पनाह और शरण दे रहा है रेपिस्ट को, जो पहले कभी नहीं हुआ है। मैं अपनी एक और पहलू पे बता दूं, देखिए आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पहली बार कोलकाता पुलिस खुले तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पूरे देश में चेतावनी दे रही है, और कम से कम आज 4-5 लोगों ने, शेफाली वैद्य एक पुणे से हमारी कार्यकर्ता है, उनको वार्निंग आई है ईमेल पर कि आप कोलकाता पुलिस पर सवाल ना उठाए। विनीत गोयल जो इस वक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस है कोलकाता के, कल इतनी बदतमीजी से उन्होंने सारे सोशल मीडिया यूजर्स पर सवाल उठाया कि आप लोग जो है इस बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं कोई हमला हुआ ही नहीं। उनका मानना था कि ये जो पूरा जो आपने वीडियो देखा होगा 14-15 तारीख की रात को जिस प्रकार से गुंडे आकर उस अस्पताल में हमला करते हैं, उनका मानना है कि ये सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा फैलाया जा रहा आउटरीच है। और जिन लोगों ने इस पर कमेंट किया है, कम से कम 4-5 लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने आज ट्विटर पर शेयर भी किया है, जिनको इनबॉक्स में धमकियां आई हैं कि आप तुरंत इसको हटाइए, अन्यथा आप पर लीगल एक्शन लिए जाएंगे। सर, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा काफी सारी बेटियों को सक्षम करने के लिए स्कीम लाई गई है या सख्त कानून बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आती हैं, आखिर कमियां कहां हैं? देखिए कमियां वही तो मैं कह रहा हूं, जब राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, क्राइम एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। आज कानून सख्त है, बहुत सख्त है। हमने अभी संशोधन लाया था 5 साल पहले, जिसमें कि रेप में मर्डर की सजा का प्रावधान है। वकील साहब उसके बारे में और उल्लेख कर सकते हैं। तो कानून में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब एविडेंस डिस्ट्रॉय किया जाएगा, देखिए गोल्डन पीरियड होता है क्राइम के बाद जो है, अगले 48 घंटे, अगले 72 घंटे, अगर आपको पता है कि उस अस्पताल में उसी जगह पर कंस्ट्रक्शन चलता रहा। एक क्राइम का बेसिक नियम होता है कि जैसे किसी जगह पर जघन्य अपराध होता है, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क आप उस जगह पे बंद कर देते हैं। देखिए इसमें मैं एडिशन कर सकता हूं। आपने देखा बंगाल में संदेशखाली पार्लियामेंट्री चुनाव, उससे पहले जब असेंबली चुनाव हुए, उसके बाद हर एक समय ऐसी वारदातें महिलाओं के साथ हुई हैं। और जो आपने मणिपुर की संधू जी बात की, मणिपुर और बंगाल में यह अंतर है कि मणिपुर की सरकार ऐसे क्रिमिनल्स को, ऐसे एक्यूज को पनाह नहीं देती जैसी बंगाल में दी जा रही है। 1 मिनट सुनिए। और दूसरी बात, जैसे अभी सिन्हा जी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री कह रही है कि 10 दिन का इंतजार करो सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर करने के लिए, उसका सीधा सीधा कारण था कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, जो सेक्शन 201 के अंदर एक क्राइम है। तो इसमें सुनिए, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें कॉन्स्पिरेसी में शामिल होती हैं। और देखिए एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के बाद, सीसीटीवी फुटेजेस सारे ब्रेक करने के बाद, रात को ही रिनोवेशन का काम वहां पे लग गया ताकि जो एविडेंस
की जानी थी, चाहे सीबीआई के द्वारा चाहे और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, वो एविडेंस डिस्ट्रॉय की जाए। इसलिए बंगाल और मणिपुर या किसी और प्रदेश में ऐसी वारदातों में से बहुत ज्यादा अंतर है। इसमें प्रदेश की सरकार सीधे सीधे शामिल है। साहब, जम्मू में भी आज प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी तक कराए यहाँ के जो डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स, उन्होंने ओपीडी सर्विसेज सस्पेंड कर दी है। अब उनका ये कहना है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए पूरे देश में, क्योंकि महिला डॉक्टर जो है वो रात को भी काम कर रही है, वो ड्यूटीज दे रही है, उसके बाद उनके पास उस तरह का एनवायरमेंट नहीं है जिसमें उसको सेफ्टी महसूस हो। देखिए, केंद्र बिल्कुल केंद्र सरकार एक संवेदनशील सरकार है। आज पहला नियम हम लेकर आए हैं जिसमें कि 6 घंटे के अंदर आपको जो है उस मेडिकल संस्था पे एक्शन लेना ही है, एफआईआर करना ही है। इस विषय को भी लेकर महिला डॉक्टर्स का विशेष प्रोटेक्शन को लेकर भी हम बहुत जल्द जो है आप इस पर भी सुनेंगे। देखिए, मैं आपको क्रोनोलॉजी बता दूं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि नहीं, आप अपने सवाल पूछ लीजिए, आप इस विषय को पहले समझिए। इस विषय स्टेट में इस तरह की बात होती है किसी भी राज्य में, तो ये एक बहुत बड़ा घिनौना बात है। लगातार इस तरह की बात आते हैं, खास एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं, हर स्टेट में। देखिए, मणिपुर में बहुत सारे पहलू हैं, वो डिबेट जो वो चर्चा जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। मणिपुर में जो है म्यांमार का रोल और जो वहां पर खुला जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जिस प्रकार से पिछले 6 वर्षों में मणिपुर की सरकार ने इलीगल ड्रग ट्रेड पर, तो मेरे ख्याल से वो एक अलग विषय है, मैं आधे घंटे अलग से आपसे चर्चा कर सकता हूं। आप यहाँ की क्रोनोलॉजी समझिए। 18 तारीख तक गुहार कर रही थी ममता बनर्जी की सीबीआई ना आने दे। 13 को जो है कोलकाता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। 14 को ममता बनर्जी तिलमिला गई, वो अनाप शनाप बोलने लगी कि मैं खुद एजिटेशन लॉन्च करूंगी 17 से, और 18 तक सीबीआई फांसी लगा दे कल्प्रिट को। अब ममता बनर्जी क्या शरिया लॉ पे बिलीव करती है कि 18 तारीख तो वो कह रहे हैं कि आप तो ये इस प्रकार का नाटकीय जो है रूप ममता बनर्जी का। और जब ये भी कामयाब नहीं हुआ तो अचानक जो है 100 लोगों को भेजकर, 100 गुंडों को लेकर भेजकर हमला किया गया और सारे सबूत मिटाने के प्रयास किए गए। अच्छा, यही व्यक्ति, यही कमिश्नर ऑफ पुलिस, कामदुनी रेप केस हुआ था। अब इससे भी मतलब इतना ही भयंकर रेप केस हुआ था। जज का एक वीडियो है किस प्रकार वो दुत्कार रहा है इस कमिश्नर ऑफ पुलिस को, विनीत गोयल को, कि आपने लिपापोती की है। तो क्या साठगांठ है ममता बनर्जी के ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के साथ, ऐसे डीन के साथ जो हमेशा गोरख धंधों में शामिल होते हैं, जो हमेशा सबूतों को मिटाते हैं? बड़ा प्रश्न ये है। में क्या मैसेज क्या करना? नहीं, मैसेज यही है कि देखिए, आप सख्त कानूनों का अभाव नहीं है इस देश में, लेकिन अगर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, जो इलेक्टेड गृह मंत्री और इलेक्टेड हेल्थ मिनिस्टर भी है, अगर वही उन्हीं की देखरेख में सबूत मिटाए जाएंगे तो सबूत के अभाव पर कैसे जस्टिस मिलेगा? और ऐसी महिला और मैं आपको उदाहरण दूं, 2012 में भी एक रेप कांड हुआ था वहां पर पार्क स्ट्रीट में। उसमें भी जो है उन्होंने जो विक्टिम है उसको दोष दिया था। और 2021 में एक नाडिया में एक गैंग रेप हुआ था, एक 14 वर्ष की बच्ची का, जिसमें उसको मारा भी गया था। उसके बाद वहां पर भी उन्होंने विक्टिम को ब्लेम किया था कि हो सकता है कि इसका कोई संबंध हो उस व्यक्ति के साथ। तो इस तरह की मानसिकता वाली महिला जो चीफ मिनिस्टर बनकर सीधे सीधे संरक्षण दे रही है बलात्कारियों को, यह देश के लिए खतरा है, इस देश की महिलाओं के लिए खतरा। और मेरे ख्याल से यह जागरूकता जितनी ज्यादा देश में फैले, कानून है इस देश में, लेकिन कानूनों को टैंपर किया जा रहा है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और यही चीज हमने मोहित खान के केस में किया, जिस बेशर्मी से अखिलेश यादव कहते हैं कि आप नार्को टेस्ट करा लीजिए। अरे नार्को टेस्ट जो है भाई साहब बताएंगे कि एक एविडेंस के तौर पर माना तक नहीं जाता है कोर्ट में, लेकिन वो आज तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मोहित खान उनके पार्टी के हैं और 2 महीने से एक बच्ची को, एक निषाद, एक पिछड़े कम्युनिटी के बच्ची को रेप कर रहे थे।